देखो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ये होलोकॉस्ट, तो जैसे कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि हमारे जीवन पे जो चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट की हुई है वही चीज़ें हमें बार बार पढ़ने को मिलती है, जिसने बहुत बड़े पैमाने पे हमारे जीवन को इम्पैक्ट किया। और अभी हम लोग होलोकॉस्ट को पढ़ेंगे। वो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो कुल मिला के जो है वो एक ही है। तो हम लोगों ने जो पिक्चर्स है, जो रियल पिक्चर्स है, उसको उसी तरह रहने दिया है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चों को हमेशा रियल चीज़ें जानी चाहिए। तो जो भी पिक्चर्स होगी, जो सेंसर्स मैंने नहीं किए हैं, उसको उसी रूप में दिखाने की कोशिश किया है, उसी रूप में दिखाने की कोशिश किया है। चूँकि ऑन एयर जा रहा है तो हम लोग उसको तरीके से रखेंगे। ये होलोकॉस्ट है क्या, और अभी भारत के संदर्भ में इसकी क्या अहमियत है, और इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो है, सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि हमारा बहुत मेजर पार्ट है, और कैसे एक नई दुनिया ने शेप लिया, इस सब का जो है संबंध जो है इसी होलोकॉस्ट से आता है। सब लोग जानते हैं कि पहले इजराइल नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता था। जब इजराइल नहीं था तो इजराइल फ़िलिस्तीन का जो वो होता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, इजराइल, फ़िलिस्तीन, पैलेस्टाइन, अलग अलग वर्ड है, उसका कोई कन्फ्लिक्ट भी नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि समय के साथ साथ जो है वो क्या हुआ, जो ये जो है चेंजेज हुए और चीज़ें जो है वो बदलनी शुरू हुई। तो होलोकॉस्ट में क्या था कि मोटे तौर पे देखा जाए तो कुल मिला के 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। यह आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। जो कौम, क्या हुआ, 60 लाख बड़ा आंकड़ा नहीं है। 60 लाख लोगों को मार दिया जाए एक खास कम्युनिटी के, और वो भी एकदम अमानवीय तरीके से, तो ये बड़ा आंकड़ा नहीं है, और ये कपा देने वाला आंकड़ा नहीं है। तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? 4 ही लोग हैं। तो छोटा घेरा बना रखा है तुमने फैमिली का, ठीक है, ये इतना छोटा घेरा। और ख़ानदान में कितने लोग हैं? मान लो एक भी ना बचे, एक भी रहे ही ना, एग्जिस्ट ही ना करे, कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? चलो छोड़ो, पूरे गांव समाज खाली हो जाए, तुम्हारी जाति के कोई लोग ही ना रहें। जैसे जाति भारत में अलग किस्म से है, उसका डीएनए से कोई रिलेशन नहीं है, इसको रेसेस भी नहीं, ये तो एक वर्चुअल फ्रेगमेंटेशन है अपने यहाँ। लेकिन जहाँ पे एक्चुअल फ्रेगमेंटेशन है, रेसेस से संबंधित है, वहाँ पर सोचो कि वो क्या हो गया, 60 लाख लोगों को मार दिया गया। तो देखो वैसे भी तुम्हारी गलती नहीं है। हम इंडियंस लोग, और ख़ास करके बिहार वगैरह साइड में जो बच्चे हैं ना, वो थोड़े से कम सेंसिटिव हैं, संवेदनशील नहीं हैं। वो डिपेंड करता है ग्रोथ। खड़े होके क्लास लो, तुम जितना देर हम खड़े रहेंगे उतना देर तुम भी खड़े रहो, ठीक है? आ जाओ, क्योंकि हम तो दिन भर खड़े ही रहे हैं। तो जब भी ऐसे लगे कि पैर रखना है तो खड़े हो जाना, ठीक है? एक छोटा छोटा नियंत्रण जो है वो ज़रूरी है हमारे छोटा छोटा नियंत्रण ज़रूरी है। तुम भी बाद में समझोगे इस बात को, ठीक है? अगर गलत तरीके से कहीं बैठे तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। नहीं, टाइट इसके साथ बैठो, ठीक है? देखो होलोकॉस्ट में क्या था, तो होलोकॉस्ट में क्या था, 60 लाख लोगों को मार दिया गया था। तो अब इसमें देखो किसने मारा था। देखो हिटलर अपने आप को आर्यन समझता था, आर्यन ब्रीड, यानी श्रेष्ठ। हम लोग श्रेष्ठ हैं, हाँ हम लोग आर्यन हैं, हम लोग श्रेष्ठ हैं। और वो अपने पास ना एक चिन्ह भी रखता था, ये स्वास्तिक का चिन्ह, उल्टा स्वास्तिक का चिन्ह रख, उसके ऊपर देखने को मिलेगा हिटलर के ऊपर में इस तरह का चिन्ह। हिटलर के स्वास्तिक में, अपने स्वास्तिक में यही अंतर है कि चिन्ह कुछ उल्टा है, ठीक है? हिटलर का स्वास्तिक जो है वो उल्टा बना हुआ है, ठीक है? और दुर्भाग्य से कई लोग भारत में भी हिटलर को अपना रोल मॉडल और अपना हीरो मानते हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो हिटलर को मैं इतना तक ही अच्छा मानता हूँ कि हिटलर ने जो जीनोसाइड किए, जो नरसंहार किए, और जो देशों पे युद्ध थोपा, उसके कारण वो देश इतने कमज़ोर हुए कि भारत को आज़ादी आराम से मिल गई। भारत जैसे देशों को आज़ादी दिलाने में, और वो बहुत हाथ है हिटलर का, क्योंकि उसने अंग्रेज़ों की कमर तोड़ दी, पूरे लंदन शहर को बर्बाद कर दिया। बाकी फिर भी हिटलर ने जो किया उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने एक पार्टिकुलर रेस के लगभग 60 लाख लोगों को मार दिया। और पूरी दुनिया में ये वो भी गया, एक तरीके का क्या बोलते हैं, एक मैसेज भी गया। इसके बाद से वो जो जाति थी यहूदी, वो सबसे ज़्यादा संगठित हुए,
पूरी दुनिया में सबसे संगठित अगर कोई कौम है तो वो यहूदी लोग हैं सबसे ज़्यादा। आपस में लड़ झगड़ सब कुछ लेंगे, लेकिन अपनी कौम के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा वफादार होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद बात नहीं करेंगे, फिर बाद में देखेंगे। इसके अलावा दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो देखो दुनिया पे एक मोटे तौर पे बता दूं कि ज्यूज़ के ऊपर जब ज्यूज़ को जब मारा जाने लगा, ज्यूज़ यानी यहूदियों को, JEWS ज्यूज़, तो ये सब के सब अधिकांश जो है वो कुछ भाग गए रसिया और कुछ भाग गए अमेरिका। ये सब टैलेंटेड लोग थे, और ये जो रसिया और अमेरिका भागे तो वहाँ जाने के बाद इन लोगों ने वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया। दूसरा, आगे हम लोग देखेंगे कि अमेरिका के लोग भी इस बात से घबराते थे कि ज्यूज़ आके उनकी जॉब ना हड़प लें, इसलिए वो भी ज्यूज़ के खिलाफ थे। लेकिन सरकार उनको क्यों रखने के लिए तैयार हो गई, और फिर बाद में भाई इतने ज्यूज़ हो गए, उनका कोई देश ही नहीं था। फिर 60 लाख तो मार दिए गए, उनका कोई देश नहीं था, यहूदियों का देश नहीं था, तो वो भटकते थे यहाँ वहाँ। तो ब्रिटेन ने और अमेरिका ने फिर गुपचुप प्लान किया कि भाई इनका क्या करें, ये तो समस्या हो गई। तो बोला चलो ठीक है, इतना बड़ा जो लैंड एरिया है फ़िलिस्तीन के जो आसपास का क्षेत्र था वो इनको दे दिया। इजराइल गुपचुप तरीके से इजराइल बसाने लग गए वो लोग, और वहाँ पे इन लोगों ने ज़मीन खरीद के तो कुछ ज़मीन पे कब्जा करके जैसे तैसे करके इजराइल को बसा दिया, और इजराइल को वहाँ पे फलने फूलने का मौका मिला। समझ रहे हो कि कैसे करवटें ली। इजराइल आज बहुत विकसित देश है, और भारत जो है अपने डिफेंस का मेजर और सेंसिटिव इक्विपमेंट इजराइल से खरीदता है अभी हाल फिलहाल। और कई लोग उसके बड़े वो अटैक, देखो हमारे जो देवता है ना, देवी देवता हैं, उनका हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव है, कुछ नहीं तो मानसिक रूप से। हमारे देवी देवता है क्षमा कर देने वाले, ज़्यादातर हैं जो माफ़ी दे देने वाले, करुणा से भरे हुए। उसके देवी देवता ऐसे नहीं हैं। इजराइल के देवी देवता है ना, बदला लेते हैं, बहुत भयानक बदला लेते हैं। तो इजराइल के गुण में भी वही है, अगर कोई इजराइल पर अटैक करता है, इजराइल काउंटर अटैक निश्चित ही करता है, वो उसको छोड़ता नहीं है, भूलता नहीं है। ठीक है, तो देखो ज्यूज वेयर द सेंट्रल टारगेट ऑफ द होलोकॉस्ट। एंटीसेमिटिज्म हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज। बहुत सारे देशों में जो है वो लोग सिर्फ अपनी जाति के अलावा दूसरे को नहीं बर्दाश्त करते हैं। फॉर डिकेट्स जर्मनी लुक्ड फॉर ए एस्केप गोट फॉर देयर प्रॉब्लम्स। बहुत दिनों से जर्मनी जो है अपनी समस्याओं से भागने के लिए एक बलि का बकरा तलाश रहा था। ठीक है, वर्ड्स पे भी ध्यान देना है ना, हमेशा इसका यूज़ करना, जो वर्ड्स हैं इनके ऊपर भी ध्यान देना, और इसको अपने वर्ड्स में इस्तेमाल करना, और बढ़िया से सीख लेना, अंग्रेजी भी, तकनीकी चीज़ें भी, और बाकी सब चीज़ें भी, ताकि आगे हमें कम प्रॉब्लम फेस करें। तो बहुत सारे जर्मन्स थे ना, वो अपनी सारी समस्याओं के लिए ज्यूज़ को दोषी ठहराते थे। ठीक है, भारत के साथ कुछ सिमिलरिटी लग रही है। देखो मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता, लेकिन भारत के साथ कुछ सिमिलरिटी लग रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अपनी सभी समस्याओं के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराती है ना। नहीं, हिंदू को तो कोई दोषी ठहरा नहीं सकता प्रैक्टिकली, क्योंकि हम लोग जो हैं, हिंदू लोग जो हैं यहाँ पर जो भी हैं, वो तो बोलते हैं पाकिस्तान बटा हिंदुस्तान बटा तो सारे मुसलमानों को चला जाना चाहिए था पाकिस्तान, कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन वो देखो वो लोग, उन लोग को पूरी जानकारी नहीं है भारत के जो है। भारत आज इतना बड़ा देश है और इतना शक्तिशाली देश है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे सभी धर्मों को फलने फूलने का प्रॉपर वे में मौका मिला। नहीं तो जो भी स्ट्रिक्ट देश थे, बहुत एकदम कड़ाई के साथ अपने धर्म के प्रति जो बंधे थे देश, उन देशों के टुकड़े हो गए। टुकड़े नहीं हुए तो उन देशों की ग्रोथ रुक गई, वहाँ पे हमेशा अशांति रही, है ना। सेकुलरिज्म बेस्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या था, ज्यूज लूज राइट्स। ज्यूज इन जर्मनी वेयर सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंगली रेस्ट्रिक्टिव राइट्स। जो जर्मनी में ज्यूज थे उनकी संख्या बहुत बड़ी थी, तो उन लोगों को क्या किया है ना, कि उनके राइट्स जो थे ना उनको धीरे धीरे करके कट किए जाने लगा। उनका जो जॉब था और प्रॉपर्टी था उसके ऊपर क्या हो गया, धीरे धीरे उससे छीनी जाने लगी। इसके अलावा उनको ना फोर्स किया गया 1935 में कि अपने साथ जो है ना ये येलो बैच पहने स्टार्स, ताकि उनको अलग से पहचान लिया जाए। उनको फोर्स किया गया ज्यूज़ को। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया, नवंबर 9-10-1938 को नाजी ट्रूप्स जो है ना वो ज्यूज़ के घरों में और उनके बिजनेस पे
और उनका पूजा स्थल को सिनागोग कहते हैं, वहाँ पर पूरे जर्मनी में अटैक किया और 100 ज्यूज़ को तो उसी समय मार दिया गया और 30,000 ज्यूज़ को अरेस्ट कर लिया गया, बहुत सारे घायल भी हुए। इसके बाद जो है ना, ये सिलसिला बड़े पैमाने पे चल पड़ा, बहुत बड़े पैमाने पे। अब देखो नाजी उसी को ब्लेम कर दिया, ज्यूज को ही डिस्ट्रक्शन का ब्लेम कर दिया। सब ब्लेम तो करेगा ही वो अपनी सभी समस्याओं के लिए। जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा और उसके साथ जो ह्यूमिलिएशन हुआ, अमानवीय व्यवहार हुआ जर्मनी के साथ, वैसे व्यवहार में एक न एक लीडर निकलना था। जब कोई केस होता है तो एक लीडर निकलता है, निकल के आता है, और वो जब भी होता है बड़ा बकवास लीडर होता है। उसने ऐसी छवि बनाई कि जर्मनी की सारी समस्याओं का समाधान कर देगा, और उसने इसके बाद उसने अपनी सारी समस्याओं का समाधान तो कर नहीं पाया। कैसे कर सकता था? रातों रात समस्या का समाधान थोड़ी होता है। लेकिन उसने बोला कि सारी समस्याओं का कारण ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, ठीक है। अब देखो यहूदी हैं तो इसके बाद हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में यहूदियों के घर को जलाया जाने लगा, और इसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है लगातार, है ना। अब बहुत सारे ज्यूज़ है ना फ्लेड हो गए। यहीं पे आके हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारा जो है पार्ट शुरू होता है। बिल्कुल, आइंस्टाइन यहूदी थे। न्यूटन का तो न्यूटन तो ब्रिटिश थे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जो आइंस्टाइन थे ना, आइंस्टाइन, इनको एक बार यहूदी जब राष्ट्र बना तो यहूदी राष्ट्र बनने का, इनको ना राष्ट्रपति बनने का भी ऑफर हुआ था, इजराइल के राष्ट्रपति बन जाइए आके। आइंस्टाइन उसके लिए तैयार नहीं हुए, बोले नहीं ठीक है, आराम से हम अमेरिका में ही हैं। ये लोग काफ़ी सुलझे हुए और समझदार लोग थे, ठीक है। इसके बाद देखो थॉमस मान, इनका नाम जानते होंगे, ट्रिलिच, ये सारे यहूदी थे जो कहाँ भाग गए, भाग के चले गए जर्मनी छोड़ के भाग के चले गए अमेरिका। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो था ना, वहाँ की आबादी कम थी, लोग कम थे। इसके अलावा अमेरिका जो है सब लोगों को खुले बाहों से स्वागत कर रहा था, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए आइए हमारे धरती पे। धरती बहुत बड़ी, रहने वाले लोग कम, सबका वेलकम, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पर जब ये गए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद भी इनकी समस्याएं कम नहीं हुई, ठीक है। देख 1 लाख यहूदियों को अमेरिका एक्सेप्ट किया कि हम अपने यहाँ रखेंगे, जिसमें आइंस्टीन भी थे, ऑथर थॉमस मान भी थे, आर्किटेक्ट वाल्ट ग्रोपियस भी थे, और बाकी पॉल टिलिच वगैरह जो थे ना, ये सब थे वहाँ पर, जो काफ़ी हाँ बहुत बड़े ये लोग हैं ना, बहुत माइंडेड लोग थे यहूदियों के। और वो सब कहाँ चले गए? अमेरिका, ठीक है। उसी तरह बहुत बड़ी संख्या में यहूदी जो है वो रसिया भी गए, जिनके बारे में बहुत सारा डेटा नहीं निकल के आ पाया, क्योंकि रसिया एक कम्युनिस्ट कंट्री था, और कम्युनिस्ट कंट्री में कोई चीज़ बाहर नॉर्मली जाती नहीं है। लेकिन रसिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या यूएसए का साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, उसके ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान जो दिया है वो जर्मनी से भागे हुए साइंटिस्ट ने दिया है, ठीक है। ये जर्मन्स को जो थे ना, जर्मन्स ने इनको भी कब्जा कर रखा था कि हमारे लिए कुछ ना कुछ बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, मेरे लिए नोट छापो, सब कुछ, ठीक है। हो गया, क्लियर है। अब देखो ये एक घटना हुई थी भारतीय इतिहास में, कामागाटा मारू का, वो आगे तुम लोग पढ़ोगे। कामागाटा मारू में एक जहाज़ है जो निकलता है, बाबा गुरुदत्त उसको लेकर जाते हैं कनाडा हाँ, पैर नीचे है ना, टाइट, कमर टाइट है ना। देखो हम भी तो हाँ, कामागाटा मारू में वो जो गए थे वहाँ, देखो प्रेजेंटेशन तुम लोग को भी 1-2 घंटा देना होगा, कई बार 3 घंटा भी। तो घुटने में जान होना चाहिए। तुम क्या समझते हो, पढ़ लेंगे, पढ़ लिख लेने के बाद लोग आराम नहीं करते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है काम करने की, है ना। ये हमेशा लोग एक भ्रम में जीते हैं कि अभी पढ़ लो आराम करोगे, पढ़ने लिखने के बाद कैपेसिटी बढ़ जाती है काम करने की, और बस यही होता है, यही फ़ायदा है कि बड़ी कैपेसिटी के साथ काम करो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि ये जो जहाज़ था ना, ये जहाज़ जो है, ये जहाज़ को भी कहीं पर भी रुकने का मौका नहीं दिया गया, ठीक है। हाँ, कहीं भी मेनी अमेरिकन्स फियर्ड ज्यूज वुड टेक जॉब्स एट ए टाइम व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट वाज ऑलरेडी हाई। भाई आ गई थी ना महामंदी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था। वन एग्जाम्पल ऑफ द इंडिफरेंस टू द फ्लाइट ऑफ द जर्मन ज्यूज कैन बी सीन इन द केस ऑफ द संत लुइस। ये एक जहाज़ था, जिस जहाज़ को नहीं कामागाटा मारू भारत वाला केस था। वैसे सिमिलर केस वो हुआ था उस समय, जिस समय ये बाबा गुरुदत्त जब कामागाटा मारू लेके गए थे ना कनाडा, तो कनाडा उसको अपने यहाँ टिकने नहीं दिया था, बोला नहीं यहाँ नहीं रखेंगे।
बाद में वो बजबज नामक बंदरगाह पे फिर वापस लौटा कलकत्ता में, और वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी चढ़े और बहुत लोगों को मार दिया। उनके ऊपर ना क्रांतिकारी होने का शक था, उस समय उसको वो उग्रवादी बोलते थे। अब ये जो जहाज़ था ना, इस जहाज़ को भी कहीं नहीं, इनके साथ भी वही हुआ कि इसके आधे पैसेंजर मर गए थे। तो इतिहास अगर हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना, तो इतिहास हमें हमारे साथ दोहरा दिया जाता है। इतिहास से हमें जानकारी रहनी चाहिए कि इतिहास में कब कौन सी घटना कैसे हुई, उसका हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, अगर वो नहीं होता तो क्या होता और हम कहाँ होते। ठीक है, तो देखो ये घटना हुई, तो इसलिए हमेशा पढ़े लिखे लोगों को तवज्जो दी जाती है हर जगह, जिसको ज़्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि वो ना लॉजिकल थिंक करके सही निर्णय लेगा। दुर्भाग्य से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो समझदार नहीं हैं, और वो समझदार लोग की सलाह नहीं लेते हैं, जबकि सिस्टम ऐसा बना था कि पॉलिटिशियन कोई आ जाओ लेकिन समझदार लोगों के बिना नहीं चलेगा। लेकिन अभी बहुत सारा चीज़ का डाइल्यूशन हो गया है। तो देखो इसमें क्या हुआ, तो संत लुइस जब रिटर्न हुआ, ये जहाज़ है, तो दिस जर्मन ओशन लाइनर पास्ट मियामी इन 1939। द यूएस कोस्ट गार्ड फॉलोड द शिप टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम डिसएम्बार्किंग इन अमेरिका। यूएस कोस्ट गार्ड किसी को फॉलो किया ताकि कोई डिसएम्बार्किंग का मतलब कोई उतर न जाए, ठीक है, कोई उतर न जाए अमेरिका से। द शिप रिटर्न टू द यूरोप, मोर देन हाफ ऑफ द 1944 पैसेंजर वेर लेटर किल्ड इन द होलोकॉस्ट। अब शिप जो था ना वो वापस लौटा, और 943 में से आधे जो पैसेंजर थे वो बाद में वो मार दिए गए, किसमें, होलोकॉस्ट में। यानी होलोकॉस्ट में क्या हुआ था, नरसंहार हुआ था, किसका, यहूदियों का ना। हिटलर्स फाइनल सॉल्यूशन, देखो ये भी सीखने को मिलता है। हमारे यहाँ कई टीवी एंकर है जो फाइनल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो फाइनल सॉल्यूशन जो है वो इतिहास में बहुत ही निंदनीय शब्द है, बहुत निंदनीय। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और भारत के मीडिया को और बाकी लोगों को ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, मैं बताता हूँ। इन 1939 ओनली अबाउट 2.5 लाख ज्यूज रिमेन्ड इन जर्मनी। 1939 तक मात्र 2.5 लाख ज्यूज जो थे वो जर्मनी में रहे। बट अदर नेशंस दैट हिटलर ऑक्युपाइड हैड मिलियंस मोर। लेकिन जो दूसरे नेशंस को, जैसे पोलैंड वगैरह हो गया, उसको जिसको हिटलर ने कब्जा कर दिया था, वहाँ पे लाखों में थे, दसियों लाख में थे। तो अब इसमें क्या था, ऑब्सेस्ड विथ हिज डिज़ायर टू रीड यूरोप ऑफ ज्यूज। उसका जिद था कि पूरे यूरोप को जो है ना वो खाली कर देगा यहूदियों से। तो उसने क्या चलाया, उसने फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन का करने का मतलब था ना सबको ख़त्म करो। अभी दुर्भाग्य से कहीं मैं जा रहा था, मैं टीवी पे देख रहा था, तो एक डिबेट में बड़े, मतलब एक एंकर है, एक टीवी चैनल है, किसका है वो, रिलायंस का टीवी चैनल है, जिसमें एंकर चीख के फाइनल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, और उसको लोग रोक भी नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसको। यानी कि देखो पढ़े लिखे लोग ही नहीं है अपने यहाँ। ऐसी घटना जिसमें लाखों लोग बहुत बुरी तरह से मार दिए गए, और वैसी घटना की मिसाल दी जा रही है, उसको सही ठहराया जा रहा है, वो भी इंडियन मीडिया में। और वो किसके लिए हो रहा है बात, एक दूसरी कम्युनिटी के लिए। देखो एक चीज़, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं ना भारत में, मुस्लिम्स जो हैं भारत में, वो भारत की अनिवार्य मजबूरी हैं। वो उसको, जैसे अपने बाल बच्चे होते हैं ना लोग के घरों में, कि कुछ भी हो उसको रखना ही है, उसको पालना ही पोसना है, पैर नीचे, ठीक है, वो करना ही है, पालना ही पोसना है। तो उसी तरह जो है हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हम लोग, जो लोग हैं उनको कहीं फेंक नहीं सकते, उनका कुछ कर नहीं सकते, करोड़ों में है, तो उनके साथ क्यों ना अच्छे से रहें, क्यों नहीं साथ मिलकर डेवलपमेंट करें, ठीक है। उसमें भाई हमारे पास लॉ है, कानून है, सब कुछ है, तो जो सही चीज़ है उसको किया जाए। तो देखो ये है ज्यूज पॉपुलेशन। चेकोस्लोवाकिया में इतने हैं, रसिया में इतने हैं, रोमानिया में इतने हैं, बुल्गारिया में इतने हैं, यूगोस्लाविया में इतने हैं, इटली में इतने हैं, फ्रांस में इतने हैं। अब ये नक्शा को कभी मत भूलना, पूछो क्यों। देखो ये जर्मनी है, यहाँ पे हमारी बच्ची रहती है जिसको हमने पढ़ाया है, और उसका नाम है निकिता भारद्वाज, वो यहाँ रहती है, ठीक है। फ्रांस में काफ़ी दिन तक ये थी, क्या नाम है बच्ची का, बड़ा अच्छा कुछ नाम है, मतलब मासूम यहाँ थी काफ़ी। अब वो आयरलैंड में शिफ्ट हो गई है, तो अब आयरलैंड में रहती है। इसी तरह और भी लोग हैं जो आगे जाते आते रहते हैं। कनाडा में भी काफ़ी मेरे छात्र वात्र हैं, पहले बैच के लड़के, दोस्त वो सारे हैं, ठीक है।
बुल्गारिया में दुनिया की सबसे बेहतरीन पिस्टल्स बनती है, क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वार की देन है। ग्रीस देखो, ग्रीस में अभी आ गया है संकट, आर्थिक संकट, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत देश है। ये सब देश जो थे ना, ये आपस में गुत्थम गुत्था थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, और यहाँ पे इतनी ज्यूज पॉपुलेशन रहती थी। फ्रांस में कितने थे? 3 लाख के करीब करीब थे। ऑस्ट्रिया में कितने थे? 60,000 के करीब करीब थे। ये फैले हुए थे, इनका अपना कोई देश नहीं था, समझ रहे हो ना। अब बाकी एक छोटा सा इसको भी देख लो, ज्यूज़ का अपना देश नहीं था। वो जिस देश में थे वो सिर्फ पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेते थे, वो चुपचाप अपना काम धंधा चलाते थे, चुपचाप सर झुका के अपना जीते थे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेते थे। भगत सिंह भी था सब में, मतलब विद्रोह करते। देखो क्या है ना कि भगत सिंह का क्या हश्र हुआ, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं क्यों हुआ। अगर भगत सिंह फांसी नहीं चढ़ते, अगर भगत सिंह के एक साथी थे जो कि, और राजगुरु एक और थे, नाम बताओ, जो बहुत प्रमुख आदमी थे, बटुकेश्वर दत्त, उनको फांसी नहीं हो पाई, वो बच गए फांसी से। वो कहाँ के थे? पटना के थे। वो यहाँ आए, यहाँ उनको एक नौकरी नहीं मिली, आजीविका के लिए तरसे, हर जगह जाते थे। उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था स्वतंत्रता सेनानी का, तो उनको पेंशन नहीं मिला स्वतंत्रता सेनानी वाला। बाद में बहुत समय गुमनामी में जिए और गुमनामी में मरे। तो अच्छा हुआ जो भगत सिंह को फांसी चढ़ गए। अगर भगत सिंह उस समय फांसी नहीं चढ़ते तो आज़ादी के जस्ट बाद इनको भारत सरकार उनको फांसी चढ़ा देती। ये मेरी एक्सट्रीम हद है। भगत सिंह को तो मानते हो, भगत सिंह के विचारों को? भगत सिंह तो नास्तिक थे, वो तो साफ बोलते थे कि नहीं कोई भगवान भगवान नहीं है ना। तो बाद में हम परख लेंगे उन चीज़ों के ऊपर में। वो जो भगत सिंह जो थे ना, वो किसी भी रिलीजन को, कास्ट को, अब सिख थे, वो सिख धर्म को ही नहीं मानते थे, समझ रहे हो ना। उनका 23 साल का नौजवान यार, वो मानते थे कि नहीं मरने के बाद मेरा कुछ नहीं होना है, तो वो इसलिए उन्होंने प्रार्थना तक नहीं की। उसने उसका जो सिख जो उसको फांसी पे ले जाने वाला था उड़ो दिया कि भगतिया अंतिम समय तो प्रार्थना कर लो। अंतिम समय किताब पढ़ रहे थे तो कसरत कर रहे थे। कोई एकदम यार, समझ रहे हो ना क्या वो सोच है। उस सोच तक पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो फाइनल सॉल्यूशन देख लो, ये क्या था, ये बहुत बुरा था फाइनल सॉल्यूशन, जिसमें एक नरसंहार की प्लानिंग थी। नरसंहार हमेशा बुरा होता है और कभी अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे अगर प्रियजन एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम लोग को अखंड पीड़ा होती है। और हमारे, मान लो कि हम कहीं बाहर हों और हमें मालूम पड़े कि हमारा शहर या हमारा गांव नष्ट हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, तो क्या होगा। और वैसी बातें अगर कहीं कही जाती है तो हमेशा से गलत होता है। तो नई पीढ़ी को हमेशा इस बात को बताना चाहिए, हमेशा पुरानी पीढ़ी को, कि भाई क्या हुआ था और किस तरह से हुआ था, और किस तरह से हिटलर जो था वो आधी आबादी जो थी ज्यूज़ की उस समय में, उसको मार देने के लिए उत्तरदायी था। आधी आबादी जो यहूदियों की थी उसको अकेला हिटलर ने, अब उस समय का सही आंकड़ा तो मिलना मुश्किल है कि यहूदी बच्ची है ना। तो ये जो है ना, इसको हिटलर प्यार कर रहा है। तो शुरुआत में हिटलर ने थोड़ी बोला, ठीक है, कि हाँ हम मारेंगे, नरसंहार करेंगे, ऐसा उससे बोला कुछ नहीं। हिटलर ने तो कहीं बोला ही नहीं, समझ रहे हो बात को। फिर वापस से नज़दीक से देखो, तुमने एक स्टेटमेंट नहीं चुना होगा किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के, जो हिंदूवादी पार्टी है उसके किसी का, कि हम मुसलमानों का साफ कर देंगे यहाँ से। बोला कभी कुछ नहीं, हिटलर ने भी कभी नहीं बोला। लेकिन ये सबसे नफरत करता था। जैसे जो उस समय जिप्सी थे, अफ्रीकन, स्लाव थे, है ना, जोहस थे, अफ्रीकन थे, चाइनीज़ थे, जो होमोसेक्सुअल्स थे, हैंडीकैप्ड थे, मेंटली इल थे और मेंटली डिफिशियंट थे, इन सब से हिटलर नफरत करता था भीतर से भीतर। इन सबको मारा जाता था, समझ रहे हो ना। अच्छा लग रहा है सबको मारते हुए? नहीं कि चलो सबको मारो, सबको कूटो। कुछ ही दिनों के बाद तुमको दर्द का एहसास होगा। कब? जल्द, बस थोड़े समय बाद हो जाएगा। एक दिन जब अंशिका घर नहीं पहुंचेगी टाइम पे ना, 1 घंटे के लिए, ठीक है, उस समय खुद का बेचैनी, पेरेंट्स के बेचैनी सबका महसूस करोगे, तो समझोगे कि ऐसे कितने परिवार थे। होगी किसी फ्रेंड के घर, आएगी आराम से, है ना, तो लेकिन वो पता चलेगा, तुम बोलोगे, बिगड़ोगे, बोलोगे उसको अरे हद है, 1 घंटा ही तो लेट में आपको हो क्या गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके प्रियजन जो है वो कभी नहीं आ पाए, है ना। तो ये रहा डेथ्स का आंकड़ा है, इसको हमारे काम का नहीं है। अब ये देखो, ज्यूज गेटोज इन पोलैंड, पोलैंड में गेटोज थे, पोलिश सिटीज़ में। वहाँ पर क्या होता था, इनको फोर्स लेबर कराया जाता था यहूदियों से, और ज़बरदस्ती इनसे जो है ना, लेबर के कारण ये बड़े सूख जाते थे। और इनको ना दिन में
बस आधा लीटर पानी मिलता था पीने के लिए दिन भर में, और कोई पानी नहीं था वहाँ पर, तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं, बोला पानी है नहीं तो नहाने के लिए पानी नहीं मिलता था इनको, सिर्फ आधा लीटर पानी मिलता था इनको पीने के लिए, ठीक है। तो जितने जो ज्यूज थे बड़ी संख्या में, ये गैस चैम्बर है, तो इनको बोला कि भाई पानी तो है नहीं, तो आप भीतर जाओ, इन चैम्बरों में जाओ, और इन चैम्बर्स में जाने के बाद हम आपको ना सामूहिक नहलाएंगे, सामूहिक रूप से नहलाएंगे एक साथ ही। तो आप लोग भीतर जाओ, गैस चैम्बर में जाओ, गैस चैम्बर बोला नहीं, बोला अंदर जाओ, भीतर में पाइप वाइप लगी हुई है, हम ऊपर से पानी देंगे, उतना ही पानी में नहा लेना, पानी है नहीं हमारे पास, तो सब लोग अपने कपड़े उतारो और भीतर जाओ। तो बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने मेल थे वो एक साथ चले गए कपड़े उतार के, और जितनी फीमेल थी उन्होंने अपने सारे कपड़े उतारे और एक साथ चले गई। कम से कम नहाने को तो मिले, बहुत दिन तक नहाए नहीं है, हमारे शरीर में तो खुजलियाँ और बाकी क्या क्या हो रहा है, कि सामूहिक रूप से कुछ नहा तो लेंगे। सब लोग पानी का वेट कर रहे थे, और उनके ऊपर में पेस्टिसाइड उनके ऊपर में डाल दिया गया भीतर में, उन गैस चैम्बर्स में। तो वो कोई खांसने लगा, कोई रोने लगा, सब इधर उधर बदहवास भागने लगे। फिर उसने उसका गार्ड्स ने उसका ढक्कन बंद कर दिया, और उन गैस चैम्बर्स में बड़ी संख्या में लोग मारे जाने लगे लगातार। सबसे आसान तरीका था मारने जाने का। तो ये देखो, ये गैस चैम्बर था। सिर्फ गैस चैम्बर में ही नहीं मारे जाते थे, और तरीके से भी मारे जाते थे, है ना। देखो कुछ इमेज जो अब यहाँ से चलेगी वो हो सकता है थोड़ी डिस्टर्बिंग इमेज हो, तुम लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम लोग बहुत सख्त लोग हो, कई लोग इसको देख के रोने लगते हैं, ठीक है। ये एक रियल इमेज है, मैं चाहता हूँ कि लोग सही चीज़ों को ही देखें। तो ये देखो, ये जेल है जहाँ पे इसको बोलते हैं ऑस्विच, ठीक है। ये ऑस्विच है, ये कंसंट्रेशन कैंप है। ऑस्विच अपने आप में बहुत फेमस जगह है। अब जो है ना, यहाँ पे लोग जाते हैं देखने के लिए, इन चीज़ों को याद करने के लिए कितना बुरा हुआ था। ये देखो, ये जर्मन्स हैं, है ना, ये सारे यहूदी प्रिजनर्स हैं जिनको जंगलों में ले जाया गया है काम कराने के लिए, ठीक है। और इनको काम कराते कराते भी इनको जो काम करने में अक्षम था मार दो, बच्चे हैं मार दो, बूढ़ा ज़्यादा हो गया मार दो, ठीक है। तो ये महिलाओं की तस्वीरें हैं जो ज्यूइश वुमेन्स हैं जिनके कपड़े नहीं हैं इनके तन पे। इन सबको जो है ना यूक्रेन के पास इनको ले जाया गया और इनको एक नाले में उतार दिया गया। और नाले में क्या है ना, 1700 ज्यूइश थी उसमें लगभग, और नाले में पानी छोड़ दिया गया, ठीक है। पानी छोड़ दिया गया तो जिनको अधिकांश तो कहाँ से ना भोजन है ना कुछ है, तो तैरना किसी को आया नहीं, पानी में अधिकांश डूब गए। और जो नहीं डूब के मरे उनको गोली से उड़ा दिया गया, ठीक है। देखो 2 मिलियन यानी 20 लाख सिर्फ बच्चे मार दिए गए होलोकॉस्ट के दौरान। ओवर 2 मिलियन चिल्ड्रंस वेयर किल्ड ड्यूरिंग द होलोकॉस्ट। 20 लाख बच्चे किसी एक कम्युनिटी के मार दिए जाएं, समझ रहे हो वो पीड़ा और वो दर्द, ठीक है। ये देखो, ये लाशें हैं उन्हीं की। जर्मन पुलिसमैन शूट्स इंडिविजुअल ज्यूइश वुमेन हु रिमेन्ड अलाइव इन द रेवाइन आफ्टर द मास एक्सक्यूशन। जो रेवाइन यानी नाले में से जो बच गई ना, उनको ये लोग चुन चुन करके जो जिंदा है उसको गोली मार दे रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो, तन पे कपड़ा नहीं, किस तरह से मार रहे हैं। मणिपुर में एक घटना हुई तो पूरा देश हिल गया, वहाँ पर तो ऐसी घटनाओं की बौछार लगी हुई थी। ये देखो, ये ऑस्विच से जो बच्चे मिले हैं, ये उनकी ये हालत थी जिसको मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता था। अब ये देखो, यहाँ पर तो ये सब चीज़ें आ गई, ये तो बहुत बुरा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हो रही थी। हो क्या रहा था कि इन कंसंट्रेशन कैंप्स में जो पहले दवाइयाँ कभी किसी पे टेस्ट नहीं हुई, इन पे टेस्ट की गई। जो टीके कभी किसी पे टेस्ट नहीं हुए, इन पे टेस्ट किए गए कि मच्छर प्लाज्मोडियम डालने से क्या होगा, किस पे टेस्ट किया गया, इन पे टेस्ट किया गया। इस दवा का आँख पे डालेंगे तो क्या होगा, इन पे टेस्ट किया गया। तो बहुत बड़ी संख्या में जो ज्यूज थे उनके ऊपर में टेस्टिंग हुए, और जर्मनी ने अपने मेडिकल साइंस और मेडिकल ज्ञान को काफ़ी बढ़ा लिया, समझ रहे हो ना। यही हाल और देशों ने किया वर्ल्ड वार के टाइम में। जिसको गुलाम बनाया उसके पूरे लोगों को खूब सारे मेडिकल एग्जामिनेशंस हुए। तो अभी देखोगे कि अधिकांश जो दवाइयाँ हैं उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट्स हुए दवाइयों में। इसके बाद में तो कंप्यूटर्स आए तो इम्प्रूवमेंट्स हुए, लेकिन अधिकांश वहीं पे है। एक जर्मन डॉक्टर था जिसने यहूदियों को पकड़ा और उनके बॉडी से को ठंडा कर करके बर्फ़ पे लेटा के देखा कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे आदमी की डेथ हो जाती है। इधर से ब्लड निकाला, दूसरे में चढ़ाया कि किस ब्लड को देंगे तो होगा कि ये जांचा, उसको दिया
इस तरीके से इन्होंने अपने मेडिकल साइंस को आगे बढ़ाया। ये काम ब्रिटिशर्स ने भी किया, सभी लोगों ने ऐसा किया, लेकिन जर्मन्स का मामला ज़्यादा खुला। ठीक है, ये देखो ये डेड बॉडीज़ हैं, ए ट्रक लोड ऑफ बॉडीज एट बुहालैंड कंसंट्रेशन कैंप। ये देखो ये सब है डेड बॉडीज है, ये इंसान है ये सारे के सारे। ये हाल किया था जर्मन्स ने। और ये देखो ये डाचू कंसंट्रेशन कैंप, 2 US सोल्जर्स गेज, गेज मतलब होता है टकटकी लगा के देखना। ये वर्ड्स को देखो, एट यूज हु डाइड इन ऑन बोर्ड डेथ ट्रेन। देखो ये जैसे इनको ट्रेन पे रखा गया, ट्रेन पे पढ़ते पढ़ते ही उनकी डेथ हो गई। फिर इतने कमज़ोर हो चुके थे कि अब वहाँ से हिलने के लायक नहीं थे। ठीक है, अब ये देखो ये रेयर पिक्चर्स हैं। एक आदमी है, इनके साथियों को मार के यहाँ पे गड्ढे में खोद के रख दिया गया है। जर्मन्स ने मजे मजे में खींचा। ये जर्मन सिपाही है जिसके सर में गोली मारा है, इसको गोली मार के इसको भी इसमें डाल दिया था, ये बचा नहीं था वो, है ना। तो ये यूक्रेन का सीन है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे उसको, है ना। ये व्यक्ति हैं, तो वो लास्ट कुछ व्यक्ति हैं जो छूटे थे, अपने डाचू सर्वाइवर्स हैं ये, जो कि बच गए थे गलती से, तो वहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या क्या नहीं जाया गया ना, ये लोग सब इकट्ठा हुआ, ये सब जो इनके साथ जो इतनी बड़बड़ता हुई ना, ये सब इकट्ठे होके इन्होंने अपना देश बनाया और अपने आप से उस दिन कसम खाई कि हम लोग ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना थकेंगे और पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हम क्या हैं, और चुपचाप अपना काम करेंगे और हम बनाएंगे ये एक यहूदी देश, और नाम उसका है इजराइल। उसके लिए सभी के मन में सिंपैथी थी और सबको डर भी था। सिंपैथी से कुछ नहीं होता, डर था कि हमारा जो ज़मीन है इस पे यहूदी लोग इतने रहेंगे, अब उनको तो कुछ कर नहीं सकते, क्या करेंगे उसका। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यहूदियों को एक देश बना के दिया जिसका नाम है इजराइल, जिसको लेके अलग समस्या हुई। ठीक है, ये बहुत अच्छी कविता है, ये पास्टर मार्टिन निमेलकर का है। तो देखो मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, उम्मीद है कि हिंदी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो एक बार मैं बता भी दूंगा हिंदी ट्रांसलेशन। दे केम फॉर द कम्युनिस्ट and I didn't speak out because I wasn't a communist. Then they came for the Jews and I didn't speak out because I wasn't a Jew. Then they came for the trade unionist and I didn't speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Catholics and I didn't speak out because I was not a Catholic. Then they came for me and there was no one left to speak out for me. समझ गए, वो आए कम्युनिस्ट के लिए, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। वो आए ज्यूज़ के लिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ज्यूज़ नहीं था। वो आए ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए, यानी कि मज़दूर नेताओं के लिए, लेकिन मैं नहीं बोला क्योंकि मैं मज़दूर नेता नहीं था। वो कैथोलिक लोगों के लिए आए, लेकिन मैं नहीं बोला क्योंकि मैं कैथोलिक नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए, लेकिन उस समय मेरे लिए कोई नहीं था। ठीक है, तो ये है एक बहुत अच्छा, ये ऑस्विज है। कभी यूरोप जाओ तो इधर ज़रूर जाना। कभी हाँ, एक वो जो थी ना लड़की, वो बहुत कम उम्र की थी, उसकी डेथ हो गई, तो वो पढ़ाई जाती है अभी। CBSE बोर्ड है ना, खास करके जो सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय है वहाँ, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है, पढ़ी होगी तुमने, पढ़ी डायरी को, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, पढ़ी उसको। बहुत उम्मीद देती है वो डायरी अभी भी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी डायरी है, उसको पढ़ना, कभी पूरा पढ़े तो मुझे उसके बारे में बताना कि तुमने क्या सीखा वहाँ से। कभी यूरोप जाओ तो वहाँ घूमने के लिए ज़रूर जाना। ठीक है, ऑस्विज रहा है ना, 1945, नेवर अगेन, अब दोबारा नहीं, कभी नहीं। तो ये एक बेसिक्स है जो सब लोगों को मालूम। हाँ, हॉलोकॉस्ट में तुमने और बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी जो बहुत विविध थी, वो मतलब बच्चों के लिए नहीं थी, तो इसलिए हमने उसको यहाँ से हटा दिया, उसको नहीं बताया।